Hello friends, this is Archana. Welcome to all in my class, Archana Economica. This is fifth chapter of your syllabus, Theories of Production Function. उत्पादन के सिद्धांत. आज हम प्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे. So, let's start. सी उत्पादन फलन क्या होता है बेटे? प्रोडक्शन फंक्शन. उत्पादन के सिद्धांत का प्रथम स्तंभ उत्पादन फलन होता है. प्रोफेसर फर्ग्यूसन ने कहा है उत्पादन के सिद्धांत का अर्थ है कि एक उत्पादक निश्चित उत्पादन तकनीक के आधार पर उत्पादन की एक निश्चित मात्रा प्राप्त करने के लिए विभिन्न उत्पत्ति के उपादानों इनपुट्स का किस प्रकार कुशलता पूर्वक संयोग करता है. उत्पत्ति के उपादान क्या होते हैं बेटे? इनपुट्स का मतलब साधन. उत्पत्ति के साधन कौन कौन से हैं? पूंजी, श्रम, भूमि, साहस, संगठन, ये उत्पत्ति के साधन है, रिसोर्सेज हैं. ठीक है ना? इनको हम इनपुट्स बोलते हैं. ओके, तो उत्पादन के विभिन्न उत्पत्ति के साधनों के सामूहिक प्रयत्नों का फल है क्या? उत्पादन फलन. ऑलराइट. उत्पत्ति के 4 आधारभूत साधन होते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया. भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और संगठन, जो विभिन्न अनुपातों में एकत्रित एवं क्रियाशील होकर एक निश्चित उत्पादन देते हैं. सिटोवस्की कहते हैं किसी श्रम का उत्पादन उत्पत्ति के साधनों का फलन है और यदि गणितीय रूप में देखा जाए तो उसे उत्पादन प्रकार कहते हैं. यही वाटसन ने क्या बोला है? वाटसन कहते हैं, बेटे डेफिनेशंस थोड़ा सा माइंड में रख लेना, रटने की ज़रूरत नहीं है. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सिटोवस्की ने क्या कहा कि गणितीय रूप में जिसे रखा जा सके. एक की वर्ड्स आप कर लेना, वो की वर्ड्स से नेम को कनेक्ट करके अपने माइंड में रखना, तो जो वो कीवर्ड डेफिनेशन में आएगा डेफिनेटली आपका राइट टिक होगा. ओके. वाटसन ने क्या बोला? वाटसन ने कहा है किसी फर्म की भौतिक परतों एवं भौतिक उपादान के बीच संबंध को प्रायः उत्पादन फलन कहते हैं. अच्छा, आगे देखें. लेफ्टविच क्या बोलते हैं? लेफ्टविच कहते हैं उत्पादन फलन का अभिप्राय फर्म के उत्पत्ति साधनों और प्रति समय इकाई वस्तुओं और सेवाओं के बीच का भौतिक संबंध है, जबकि मूल्यों को छोड़ दिया जाए. इन्होंने मैथमेटिकल रूप में इसको रिप्रेजेंट किया कि प्रोडक्शन क्या होता है, उत्पादन फलन क्या होता है. P = FABC-N. ओके. तो इसमें क्या होता है? P क्या होता है? फर्म के उत्पादन को रिप्रेजेंट करता है, एंड ABCD उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को, रिसोर्सेज को, इनपुट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. ऑलराइट. किसी फर्म का उत्पादन फलन उत्पादन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन पर आधारित होता है. उत्पादन तकनीक का सुधार निश्चित रूप से उत्पादन में वृद्धि करता है. इस प्रकार सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि उत्पादन फलन एक ऐसी सारणी है जो दी गई उत्पादन तकनीक के अंतर्गत उत्पत्ति साधनों को एक निश्चित संयोग द्वारा उत्पादित अधिकतम उत्पादन को प्रदर्शित करती है. यानी यह उत्पत्ति के विभिन्न साधनों का एक निश्चित संयोग होता है. ऑलराइट. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सेम वही चीज़ें जो हमने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया. उत्पादन फलन में यदि स्थिर तथा दी गई तकनीक को सम्मिलित कर लिया जाए, टेक्नोलॉजी को भी जो है हम ऐड कर लें अगर इसमें, तो इसमें क्या बोलेंगे हम?
P इक्वल टू F A B C D T। ऊपर देखिए आप C हेयर, ओके। यहाँ क्या होता है, P F A B C D डैश 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 N किया गया है। अगर टेक्नोलॉजी भी आप ऐड कर लेते हो हेयर, तो इसमें क्या होता है बेटे, आपका P इक्वल टू F A B C D T, T इक्वल टू टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी को का सूचक है, ओके, तकनीक का सूचक है। अब बेटे इसमें कुछ इसके अजम्पशंस होते हैं, एज वी ऑल नो अबाउट दिस, कि इकोनॉमिक्स के हर प्रिंसिपल में कुछ ना कुछ अजम्पशंस होते हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड, उन्हें हमें मानना ही मानना पड़ता है, तभी हमारे प्रिंसिपल्स सिद्धांत काम करते हैं। ऑलराइट, तो इसकी मान्यताएं क्या हैं बच्चे? नंबर 1, तकनीकी ज्ञान की स्थिर स्थिति हो, तकनीकी ज्ञान स्थिर हो, ओके। उत्पादन की अधिकतम कुशल तकनीकी का प्रयोग किया जाए, उत्पादन की तकनीकी का प्रयोग तो करेंगे ही करेंगे, पर कुशलतम तकनीकी का प्रयोग किया जाए, ओके। स्किल टेक्नोलॉजी हो, निश्चित समय अवधि, मतलब निश्चित समय में टाइम पीरियड को इसमें रखा जाता है, माना जाता है, टाइम पीरियड निश्चित हो। उत्पादन के साधनों की दी हुई कीमतें दी हुई होनी चाहिए। ऑलराइट, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, स्वभाव हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और नेचर है, ओके। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। इसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं बेटा? उत्पादन फलन एक इंजीनियरिंग समस्या है, ये शब्द आप याद करना बेटे, एग्जामिनेशन में आया हुआ है और आगे भी आने के चांसेस हैं। इसमें क्या बोलेगा? उत्पादन फलन एक डैश 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 समस्या है। कौन सी समस्या है? इंजीनियरिंग समस्या है, आर्थिक समस्या है, अनार्थिक समस्या है, सामाजिक समस्या है। तो आप इसमें बोलोगे उत्पादन फलन एक इंजीनियरिंग समस्या है, आर्थिक समस्या नहीं है। प्रोडक्शन फंक्शन एक टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है, ओके, इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट, उत्पादन फलन कीमतों से स्वतंत्र होते हैं, ये प्राइस से स्वतंत्र होते हैं। तकनीकी ज्ञान की स्थिति द्वारा उत्पादन फलन का निर्माण होता है। ठीक है ना? वही समस्याएं इसकी है। देखिए, तकनीकी ज्ञान की स्थिति द्वारा उत्पादन फलन, थर्ड तक हमने डिस्कस किया था, उत्पादन फलन का निर्धारण होता है। एंड उत्पादन फलन व्यवस्था एक निश्चित समय अवधि में की जाती है, टाइम पीरियड, निश्चित टाइम पीरियड इसमें होना चाहिए, ओके। उत्पादन फलन निर्धारण में उत्पत्ति के साधनों में परिवर्तन की संभावना पर ध्यान देना अति आवश्यक है। परिवर्तन में जो भी चेंजिंग होगी, जिस पॉसिबिलिटी जो होगी, उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। फिर आगे हम देखते हैं अबाउट अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उत्पादन फलन। उत्पादन फलन में समय तत्व, टाइम फैक्टर, एज आई टोल्ड यू कि उत्पादन फलन में टाइम फैक्टर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके, एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उत्पादन फलन की प्रकृति अल्पकाल एवं दीर्घकाल में एक समान नहीं होती। अल्पकालीन उत्पादन फलन परिवर्तनशील अनुपात के नियम से संबंधित होता है, जबकि दीर्घकालीन उत्पादन फलन पैमाने के प्रतिफल से संबंध रखता है। समझ में आ रहा है ये? मतलब अल्पकालीन उत्पादन फलन परिवर्तनशील अनुपात के नियम से संबंधित है, अल्पकालीन परिवर्तनशील अनुपात के नियम से संबंधित होता है। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ओके। और दीर्घकालीन उत्पादन फलन पैमाने के प्रतिफल से संबंधित होता है, पैमाने का प्रतिफल लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ये आप तो टर्म्स माइंड में रखना। जब परिवर्तनशील अनुपात का नियम की बात आए तो आप अल्पकालीन के साथ इसको टच करके, मतलब रिलेटेड करके, संबंधित करके देखना। और जब पैमाने के प्रतिफल की बात आए तो आप लॉन्ग टर्म में या दीर्घकाल में जो है लेके इसको देखना,
ओके, ये क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग। दीर्घ काल में समस्त साधन परिवर्तनशील होते हैं, नेचुरल सी बात है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमारे पास बहुत टाइम होता है, ठीक है ना। प्लांट का आकार, उत्पत्ति का पैमाना पूर्णतया बदला जा सकता है, लेकिन अल्पकाल में क्या होता है, सूक्ष्म समय अवधि के कारण, शॉर्ट टर्म के कारण उत्पत्ति के समय समस्त साधनों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अल्पकाल उत्पादन फलन में साधनों का प्रयोग अनुपात बदलता है, जबकि दीर्घकाल में साधनों का प्रयोग पैमाना बदलता है। समझ में आया? उत्पादन के जो रिसोर्सेज है ना, उसमें अनुपात बदलता है कि हाँ कि इसको कम, इसको ज़्यादा, थोड़ा सा, लेकिन दीर्घकाल में क्या होता है, पूरा पैमाना ही बदल जाता है, पूरे के पूरे साधनों को ही बदल दिया जाता है, क्योंकि लॉन्ग टाइम में बहुत टाइम होता है ना हमारे पास, दैट्स वाई। अब देखिए बेटे, रेखीय तथा समरूप उत्पादन फलन, लिनियर एंड होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं बेटे, सो आपको 2-3 थोड़ा सा वीडियो स्टॉप करके आप इसको फॉर्मूले वगैरह ऑन एंड प्रथम कोटि का समरूप उत्पादन फलन क्या होता है, ये कोई सारी चीज़ें मैं थोड़ा सा ध्यान से आप कर लेना। इसे प्रथम कोटि का समरूप उत्पादन फलन कहते हैं, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, लिनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन। ओके, रेखीय समरूप उत्पादन फलन पैमाने के स्थिर प्रतिफल कांस्टेंट रिटर्न ऑफ स्केल से संबंधित होता है। ऑलराइट, इस उत्पादन फलन की यह विशेषता होती है कि उत्पादन फलन स्वतंत्र उत्पत्ति के साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है, उसी अनुपात में प्रोडक्शन में भी वृद्धि होती है। उत्पादन फलन की विशेषता ये होती है बेटे, और ये नेचुरल हमारी लाइफ में भी होती है। भाई रिसोर्सेज ज़्यादा लगाओगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, राइट? यही बता रहा है, यही बात ये कह रहा है कि उत्पत्ति के साधनों को जिस अनुपात में, जिस रेशियो में आप इनपुट्स दोगे, उसी रेशियो में, उसी अनुपात में आउटपुट्स निकलेंगे। यदि समरूप उत्पादन फलन निम्नलिखित हो, Q = FABCD, लास्ट अभी हमने इसका डिस्कशन किया था ना, Q, जहाँ Q उत्पादन, ABCD उत्पत्ति के साधन है। ऑलराइट, सो वही एंड ये तब QABCD का ये सेम रेशियो बता रहा है, जिस अनुपात में उत्पत्ति के साधन लगाओगे उसी अनुपात में आपका प्रोडक्शन होगा। अब यहाँ देखिए, यदि उत्पत्ति के साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है, जितने गुना बढ़ा दिया जाए, तो उसी अनुपात में उत्पादन भी बढ़ जाएगा। यही है, ठीक है। सी, इसकी विशेषताएं क्या होती है? रेखीय समरूप उत्पादन फलन की विशेषताएं, फलन स्थिर पैमाने के प्रतिफल की व्याख्या करता है, उत्पत्ति साधन की औसत उत्पादकता पूंजी श्रम अनुपात, लेबर कैपिटल रेशियो K/L पर निर्भर करता है। उत्पत्ति साधन की सीमांत उत्पादकता केवल पूंजी श्रम का अनुपात का फलन होती है। वितरण के सिद्धांत की यूलर प्रमेय, यूलर थ्योरम, इसी रेखीय उत्पादन फलन पर आधारित है। ये क्वेश्चन के रूप में दे कैन पुट। यूलर प्रमेय किस पर आधारित है? तो रेखीय समरूप उत्पादन फलन पर आधारित है। ओके, और यूलर प्रमेय किसका, एक क्वेश्चन और भी बन सकता है, यूलर प्रमेय किसका सिद्धांत है? वितरण सिद्धांत है। ऑलराइट, अब नेक्स्ट हम आते हैं कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड प्रोडक्शन का बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। ओके, तो इसमें देखते हैं बेटे, कॉफ डगलस उत्पादन फलन, ये क्या होता है? यह उत्पादन फलन दो व्यक्तियों कॉफ एवं डगलस की अमेरिका के कुछ उद्योगों पर आधारित सांख्यिकीय समीक्षा है। बहुत ही प्रैक्टिकल है, इन्होंने रियल लाइफ में मतलब इसको समीक्षा किया था, इसका इन्वेस्टिगेशन किया था, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का परिणाम है। इस उत्पादन फलन में दोनों अर्थशास्त्रियों ने दो उत्पत्ति के साधनों
श्रम एवं पूंजी को ही सम्मिलित किया सूत्र के रूप में। इस फॉर्मूले याद कर लेना बच्चे। Q इक्वल टू KLACB, B बीटा, A अल्फा। अब यहाँ देखिए B इक्वल टू 1 माइनस A, 0 लेस देन 1, A लेस देन, सॉरी इट वॉज जस्ट बाय मिस्टेक था, 0 लेस देन A एंड A लेस देन 1, यानी 0 और 1 के बीच में रहता है। Q इक्वल टू KLA C 1 माइनस A, चूँकि B माने बीटा, ओके, B इक्वल टू 1 माइनस A C हेयर, एंड इसी को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, ऑलराइट, जहाँ Q उत्पादन है, L लेबर है, एंड C कैपिटल है, K उत्पादन पैमाने की क्षमता का सूचक एवं स्थिर राशि, A तथा B धनात्मक स्थिर संख्याएं हैं। log Q इक्वल टू log K प्लस A log L प्लस 1 माइनस A log C। अभी लॉरेंज क्लेन को हम देखते हैं, ये क्या बोलते हैं। लॉरेंज क्लेन के अनुसार यदि A प्लस B लेस देन 1, ये बेटे तीनों पॉइंट्स आप लर्न कर लेना, क्वेश्चंस के रूप में आता है कि आपको मैचिंग करने के लिए भी दे देगा, स्पेशली फॉर PGT इकोनॉमिक्स, TGT में भी दे सकता है कि आपको A प्लस 1 लेस देन 1, तो इसका मीनिंग क्या है। तो यू हैव टू गो विद द आंसर डिक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल, घटते पैमाने की प्रतिफल। A प्लस B इक्वल टू 1 स्थिर, इक्वल का साइन आ गया, माइंड में ऐसे ही रखना, सिंपली रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं। इकोनॉमिक्स तो लर्न जस्ट एक यू हैव टू अंडरस्टैंड करने का सब्जेक्ट है, वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, दैट्स वाई आई लव इकोनॉमिक्स। A प्लस B इक्वल का साइन है ना, इक्वल टू 1 यानी स्थिर है, इक्वल है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट रिटर्न ऑफ स्केल। यहाँ देखिए लेस देन है, लेस देन 1 है, A प्लस B लेस देन 1 यानी घटता प्रतिफल है, लेस है तो घटता ही, डिक्रीजिंग ही होगा, जस्ट कॉमन सेंस लगाना। A प्लस B मोर देन 1 बढ़ते प्रतिफल को डिनोमिनेट करता है, इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल। किंतु कॉब डगलस A प्लस B इक्वल 1 अर्थात स्थिर पैमाने के प्रतिफल से ही संबंधित है, ऑलराइट। दूसरे शब्दों में कॉब डगलस उत्पादन फलन प्रथम घात वाला समरूप फलन होता है, होमोजेनस प्रोडक्शन ऑफ डिग्री 1। इसमें क्वेश्चंस के रूप में पुट करेगा, कॉब डगलस उत्पादन फलन होता है प्रथम घात वाला समरूप उत्पादन फलन, होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 फलाना ढिमकाना, जो भी कई सारे ऑप्शंस देगा, लेकिन यू हैव टू गो विद द आंसर होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ डिग्री 1, प्रथम घात वाला समरूप उत्पादन फलन। CES उत्पादन फलन, CES प्रोडक्शन फंक्शन, स्थिर प्रतिस्थापन, सॉरी बाय मिस्टेक, स्थिर प्रतिस्थापन लोच, कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसको थोड़ा हम देखते हैं आगे। सी इसके स्वरूप देखते हैं हम। CES उत्पादन फलन Q इक्वल टू A K माइनस P प्लस Q माइनस सिग्मा L माइनस P माइनस I अपॉन P, ऑल राइट। A ग्रेटर देन 0, 0 लेस देन सिग्मा, सिग्मा लेस देन 1, माइनस 1 लेस देन P, P इक्वल टू और 0। A कुशलता का मापदंड है, सिग्मा वितरण मापदंड है, एंड P प्रतिस्थापन मापदंड है, ओके। साइंस को साइन याद रखना बेटा, ओके, दिस वन एंड दिस वन
साइन माइंड में ये फॉर्मूले आप रख रही हैं, ओके, ताकि थोड़ी भी चेंजिंग हो। यहाँ आप इस साइन के बजाय अल्फ़ा बीटा गामा कुछ भी मतलब कोई और साइन लगा सकता है, तो साइन को अपने माइंड में रखना, तो आपसे मिस्टेक नहीं होगी, ओके। CES उत्पादन फलन का प्रतिपादन एशे चैंड्री मिन्हास सोलो द्वारा संयुक्त रूप से 1961 में किया गया था। ये कुछ क्वेश्चन के रूप में दे कैन पुट कि कब इसका मतलब प्रतिपादन किया गया था 1961 में। किसने किया? एशे चैंड्री मिन्हास और सोलो ने, ओके। एस सोलो, मिन्हास चैंड्री एंड एशे। परिवर्तनशील अनुपात का नियम अल्पकालीन उत्पादन फलन उत्पत्ति। अल्पकालीन उत्पादन फलन को ही बेटे उत्पत्ति ह्रास नियम भी कहते हैं, ओके। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कभी भी। उत्पत्ति ह्रास नियम, अल्पकालीन उत्पादन फलन दोनों एक ही चीज़ है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन और शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। इसमें क्या होता है बेटा? हेंडरसन और क्वांट ने बोला है अल्पकालीन उत्पादन फलन में 3 चीज़ें होनी चाहिए। यह इसकी अवधि पर्याप्त, भाई नेचुरल सी बात है, छोटी होनी चाहिए क्योंकि अल्पकालीन है, ओके। शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट रन में तो टाइम पीरियड कम होना चाहिए। तकनीकी विकास की दृष्टि से यह अवधि सूक्ष्म होनी चाहिए। उत्पादन को पूरा करने की दृष्टि से पर्याप्त लंबी, लॉन्ग इनफ होना चाहिए। इतना तो होना ही चाहिए ना कि पर्याप्त हो कम से कम, ताकि उत्पादन अच्छे से पूरा किया जा सके। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने इसी उत्पादन को उत्पत्ति ह्रास नियम कहा है। क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने इसे क्या बोला है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, उत्पत्ति ह्रास नियम, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ओके। स्टिगलर क्या बोलते हैं? देखिए, स्टिगलर ये कहते हैं बेटा, जब कुछ उत्पत्ति के साधनों को स्थिर रखकर, ओके, एक उत्पत्ति के साधन की इकाइयों में समान वृद्धि की जाए, तब एक निश्चित बिंदु के बाद उत्पादन की उत्पन्न होने वाली वृद्धियां कम हो जाएंगी, अर्थात सीमांत उत्पाद घट जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से? स्टिगलर बोलते हैं बेटे कि उत्पत्ति की जितनी भी साधन है, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन जो भी है, उसमें से सारे साधनों को स्थिर रखा जाए। सिर्फ एक साधन को जो है हम समान, उसी में एक ही साधन में समान वृद्धि की जाए, तो एक निश्चित बिंदु के बाद क्या होता है? उत्पादन से उत्पन्न वाली वृद्धि धीरे धीरे कम होने लगती है, ओके। अब इस सिद्धांत में 3 कंडीशन है। सबसे पहले, एक साधन के अतिरिक्त सभी साधन अन्य साधन को स्थिर मान लिया जाए, एज आई टोल्ड यू। तकनीकी ज्ञान, टेक्निकल नॉलेज स्थिर होना चाहिए। साधनों के संयोग का अनुपात परिवर्तनशील होना चाहिए, ओके। परिवर्तनशील अनुपात का नियम इस तथ्य पर आधारित है कि उत्पत्ति के साधन परस्पर स्थानापन्न न हों। तथ्य यह है कि परिवर्तनशील अनुपात के नियम के अंतर्गत अपरिवर्तनशील साधनों की मात्रा को स्थिर रखते हुए जब परिवर्तनशील साधनों की और अधिक इकाइयों को लगातार प्रयोग में लाया जाता है, तब एक बिंदु ऐसा आता है जिसके उपरांत पहले सीमांत उत्पादन, फिर औसत उत्पादन और अंत में कुल उत्पादन घट जाएगा। वही है कि सारे रिसोर्सेज, सारे साधन को, सारे इनपुट्स को स्थिर रखो, सिर्फ एक को जो क्रियाशील रखो। और इसमें क्या गया, एक शुरू में तो मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगा, धीरे धीरे स्थिर हो जाएगा, फिर उसके बाद निगेटिव में जाने लगेगा। यही चीज़ है, ठीक है ना, घटता जाएगा। परिवर्तनशील अनुपात के नियम, इसको हम पिक्चर्स के माध्यम से भी बताएंगे बेटा आगे, जस्ट नेक्स्ट स्टेप में। परिवर्तनशील अनुपात के नियम को हम टीपी, कुल उत्पादकता, कुल उत्पादन को क्या बोलते हैं? टोटल प्रोडक्शन, टीपी। औसत उत्पादन को एवरेज प्रोडक्शन, एपी। एंड सीमांत उत्पादकता को एमपी, मार्जिनल प्रोडक्शन से हम समझ सकते हैं। ये पिक्चर में, चित्र में आगे आपको दिखाया जा रहा है। सी, ये देखो बेटा, सी देखिए बच्चे, यहाँ देखिए आप, दिस इज टीपी, ओके। देखो बेटे, ये बढ़ रहा है,
फर्स्ट फेज़ है, पहला अवस्था है। मोड़ का बिंदु है, यहाँ देखिए बढ़ते हुए पहले वृद्धि वर्धमान दर से बढ़ रहा है, फिर थोड़ा सा घटते हुए दर में बढ़ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद सेकेंड आपका अवस्था आता है जिसमें स्थिरता आ जाती है। उसका थर्ड आपका आता है जिसमें टीपी जो है घटने लगता है, ठीक। अब इसी को डैश के माध्यम से ये जो लाइंस है ना, ये दिस, ठीक है ना। एक और पिक्चर के माध्यम से हम एपी और एमपी को भी अंडरस्टैंड कर लेंगे। सी, ऊपर का पिक्चर आपने देख लिया। अब परिवर्तनशील की इकाइयाँ, अब देखिए एपी और एमपी को देखते हैं। शुरू में एपी और एमपी दोनों बढ़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ देखिए बेटे, जब एपी मैक्सिमम पॉइंट पे होता है हेयर, तो एमपी डाउन होने लगता है। जब यहाँ इंटरसेक्ट एक दूसरे को करते हैं तो उस समय ये डाउन होने लगता है और ये मैक्सिमम पोजीशन पे होता है। और एपी कभी भी एक्सिस को टच नहीं करता, लेकिन आपका एमपी जो होता है बेटा, ये टच भी करता है, ज़ीरो भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ओके, अब इसको थोड़ा सा एक साथ करके देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए फर्स्ट फेज़ है, दिस इज़ सेकेंड फेज़ एंड दिस इज़ थर्ड फेज़, ठीक है ना। फर्स्ट में देखिए बेटे, आपका एपी, एमपी और टीपी तीनों बढ़ रहे हैं। इसको बोलते हैं वृद्धिमान अवस्था, वर्धमान प्रतिफल। सेकेंड फेज़ में बेटे आपका यहाँ आपका एमपी, एपी तो बढ़ता हुआ होता है लेकिन एमपी आपका घटता हुआ होने लगता है। ओके, ये घटता हुआ होने लगता है। और आपका टीपी हेयर, टीपी आपका स्थिर हो जाता है। थर्ड फेज़ देखिए, एमपी आपका डाउन होके ज़ीरो हो जाता है। यहाँ देखिए एक्स एक्सिस को टच करके यहाँ ज़ीरो हो गया। और इस कंडीशन पर दिस पॉइंट दिस, ओके, यहाँ टीपी आपका मैक्सिमम होता है। इसके बाद, इस कंडीशन के बाद टीपी डाउन होने लगता है। और जब टीपी डाउन होने लगता है उस वक्त एमपी माइनस में चला जाता है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब वही चीज़ें जो हमने पिक्चर में देखी, चित्र में देखा, वही चीज़ें हमें ये यहाँ ब्रीफ कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। प्रथम अवस्था में बढ़ते प्रतिफल, एज आई टोल्ड यू, बढ़ते प्रतिफल की अवस्था उत्पादन की अवस्था होती है। उत्पादन बढ़ते प्रतिफल की अवस्था में होता है। द्वितीय अवस्था में घटते हुए औसत उत्पादन की अवस्था अथवा घटते प्रतिफल की अवस्था होती है। तृतीय अवस्था में ऋणात्मक होता है, ठीक है ना, जब वो डाउन होने टीपी डाउन होने लगता है। ऑलराइट, बढ़ते प्रतिफल की अवस्था में प्रथम मोड़ बिंदु चित्र में एफ बिंदु एफ तक, टीपी तक वक्र में उन्नतों दर वृद्धि होती है, क्योंकि इस बिंदु तक सीमांत उत्पादकता बढ़ती है। अभी थोड़ा सा हमें पीछे चलना पड़ेगा। ये देखो यहाँ मोड़ का बिंदु, ये दिस पॉइंट। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बढ़ते प्रतिफल की प्रथम अवस्था में मोड़ बिंदु एफ के बाद प्रथम अवस्था समाप्त होने तक एफ से के तक उत्पादन, टोटल प्रोडक्शन एक्स एक्सिस के प्रति नतोदर होने लगता है, अवतल होता है। अल्पकाल में स्थिर साधनों का अति विदोहन होने तथा आंतरिक हानियां उत्पन्न होने के कारण घटते प्रतिफल की दूसरी अवस्था प्राप्त होती है। ओके, उत्पत्ति ह्रास नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम आ जाता है ना इसमें। मैंने आपको एज आई टोल्ड यू कि ये परिवर्तनशील अनुपातों को नियम को ही हम दूसरे नाम से, किस नाम से जानते हैं? उत्पत्ति ह्रास नियम से। उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का कारण साधनों की अविभाज्यता भी होती है। क्या होती है? कौन सा रीज़न होता है? क्यों होता है उत्पत्ति ह्रास नियम लागू क्यों होता है? क्योंकि साधनों की अविभाज्यता होती है। उत्पत्ति के साधनों की सीमितता और उत्पत्ति के साधनों के परस्पर अपूर्ण स्थानापन्न होने की वजह से उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है।
उत्पत्ति नियम आपको समझ में आ गया, आई होप, है ना। एंड जॉन रॉबिन्सन ने क्या बताया? जॉन रॉबिन्सन ने कहा है उत्पत्ति नियम एक तार्किक अनिवार्यता है। जॉन रॉबिन्सन ने क्या बोला? उत्पत्ति नियम एक तार्किक अनिवार्यता है। उत्पत्ति नियम उत्पत्ति वृद्धि नियम एक अनुभव सिद्ध तथ्य है। उत्पत्ति नियम की क्रियाशीलता कुछ काल तक स्थित तो रखा जा सकता है, परंतु उसे पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता। उत्पत्ति नियम पर ही आधारित आर्थिक सिद्धांत निम्नलिखित हैं। कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं बेटा? अब इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमें। माल्थस का सिद्धांत, रिकार्डो का एंड सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। माल्थस, रिकार्डो, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, ये नाम याद रखना। ऐसे ही माइंड में सिंपली आप करना, माल्थस, रिकार्डो, सीमांत उत्पादकता। ये किस नियम पर आधारित? उत्पत्ति नियम। उत्पत्ति नियम, माल्थस, रिकार्डो, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। ओके, मतलब माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, रिकार्डो का लगान सिद्धांत एंड सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, ये उत्पत्ति नियम पर आधारित है। ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, एंड परिवर्तनशील नियम की अवस्थाएं लागत के संदर्भ में यदि व्यक्त की जाए तो प्रतिफल, बढ़ते प्रतिफल